हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल यूपी पॉली स्टडी विथ आर। दोस्तों, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। जैसे कि इससे पहले हमने एक लेक्चर कर लिया है, तो दोस्तों आज के हम इसमें कुछ डिफिनेशंस कवर करेंगे। सो आप लोग बने रहिए। तो हमारी जो आज की पहली डिफिनेशन है टेनासिटी। तो दोस्तों टेनासिटी क्या है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। किसी पदार्थ के तनाव में टूटने की स्थिति में जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सकती है उसे पदार्थ की टेनासिटी कहते हैं। दोस्तों जैसे कि डिफिनेशन में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं, किसी पदार्थ के तनाव में टूटने की स्थिति में जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सकती है उसे पदार्थ की टेनासिटी कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। किसी पदार्थ के तनाव में टूटने की स्थिति में जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सकती है उसे उस पदार्थ की टेनासिटी कहते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारी स्ट्रेंथ। सामर्थ्य क्या होती है दोस्तों? तो देखिए, सामर्थ्य यानी शक्ति। किसी शक्ति क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जो बिना फेल हुए यानी बिना असफल हुए अधिकतम बल सहन कर सकता है उसे पदार्थ की सामर्थ्य कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने कुछ ले लिया, जैसे हमें चेक करना है किसी चीज़ की, इसकी सामर्थ्य कितनी है। ठीक है, हमने ये ले लिया, एक सर्कल ले लिया, हमें देखना है इसकी सामर्थ्य कितनी है इसकी। हम इस सर्कल को ऊपर से फोर्स लगा के दबाएंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया हमारे को ये सॉलिड स्टील का सर्कल है, इस पर हमने यहाँ से ये बल लगाया फोर्स। और जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे इसकी सामर्थ्य चेक करने के लिए, यदि ये सर्कल था हमारा, यहाँ से हमने सर्कल लिया था, और जो ये सर्कल है जो ये थोड़ा सा दब जाएगा नीचे ऐसे। अगर इसका जो साइज है यहाँ से ना हो कि ये यहाँ से सर्कल ऐसे कुछ आ जाएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, सामर्थ्य अगर ये यहाँ आता है यानी असफल हो गया, इसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि जितना हम इस पर फोर्स डाल रहे हैं उससे कम हो जाएगी। डिफिनेशन से अच्छे से क्लियर करते हैं इसे। सामर्थ्य जो होती है दोस्तों, किसी पदार्थ का वह गुण जो बिना असफल हुए अधिकतम बल सहन कर सकता है। सामर्थ्य यानी सहन करना, हम जितना भी सहन कर सकते हैं किसी चीज़ का, किसी फोर्स को। जैसे कि कोई बॉडी है, उस हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जो बॉडी जितना फोर्स हमने जैसे कंसिडर कर लिया, ये कोई बॉडी है। ठीक है, माना ये कोई बॉडी है। ओके, ये एक कोई हमारी बॉडी हो गई। ठीक है, अब हम इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, यहाँ से भी हमने इसमें फोर्स लगाया, कंप्रेसिव फोर्स लगाया, कुछ भी हम लगा सकते हैं, कंप्रेसिव या टेंसाइल, हम कोई भी दोनों कोई भी फोर्स लगा सकते हैं। हमने इस पे यहाँ से फोर्स लगाया, अब हम इस पे इतना फोर्स लगाएं जितना ये सहन कर सके। ठीक है, अगर हम जितना इस पे फोर्स लगाया, हमने इसमें लगाया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, जैसे हमने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, और ये 10 न्यूटन का फोर्स सहन कर लेता है। ठीक है, यानी बिना फेल हुए 10 न्यूटन तक जैसे इसने फोर्स सहन किया। ठीक है, तो ये इसकी सामर्थ्य हो गई। और जब हम इस पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो ये जो यहाँ थी ये यहाँ से यहाँ आ गई खिसक के। ठीक है, ये जो तो ये फेल हो गया, सहन नहीं कर पाया, तो ये हो जाएगा इसकी असमर्थ हो जाएगी इसकी। तो जो जैसे कि डिफिनेशन से मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, स्ट्रेंथ किसी पदार्थ का वह गुण जो बिना असफल हुए अधिकतम बल सहन कर सकता है उसे पदार्थ की सामर्थ्य कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। किसी पदार्थ का वह अधिकतम किसी पदार्थ का वह गुण जो बिना असफल हुए अधिकतम बल सहन कर सकता है उसे उस पदार्थ की सामर्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन लेते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ में हमारा जो पहला चैप्टर है, इसमें हमने कुछ थ्योरिकल था पूरा, इसमें हमने थ्योरिकल पार्ट लिए हैं। जो भी पहले के न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उस पर हम सारे करवा देंगे। हम न्यूमेरिकल का अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकेंड है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होती है इसके बारे में समझ लो। प्रतिबल क्या होता है दोस्तों? जब किसी पदार्थ पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है, तो जब कोई किसी पदार्थ पर हम कोई बाहरी बल लगाते हैं, तो पदार्थ के अणुओं के द्वारा बाह्य बल के विरोध में आंतरिक प्रतिरोधी बल, ये यहाँ पे तो कुछ इस टाइप हो गया है, ये नहीं है यहाँ पे पीओपी ऐसा कोई शब्द नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये पीओपी को इसको हमने काट दिया। ओके,
स्ट्रेस क्या है दोस्तों? जब किसी पदार्थ पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो यह पदार्थ अणुओं के, जब किसी पदार्थ पर कोई बाहरी बल यानी कोई बाह्य बल, बाहरी मतलब होता है तो कोई कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो पदार्थ के अणुओं द्वारा बाह्य बल के विरोध में, तो पदार्थ के अणुओं द्वारा बाह्य बल के विरोध में जो आंतरिक प्रतिरोधी बल, जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न किया जाता है यानी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न हो जाता है या किया जाता है, उसे प्रतिबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हमने एक स्पेसिफाइड कर दिया यहाँ पे। देखो अब जैसे देख पा रहे हैं मैंने इसको क्वेश्चन में दिया, इसकी मेन डिफिनेशन यहाँ से निकल आएगी। एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। जैसे कोई एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे देख लो आप डिटेल से। स्ट्रेस होता है इसका फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेस को हम ऐसे सिग्मा से हम इससे डिनोट करते हैं, ऐसे सिग्मा से नहीं करते हैं, ऐसे ये हल्का आधा ना टाइप में बना होता है, ऐसे कुछ करके देखो जैसे आप देख पा रहे हैं, ऐसे इज इक्वल टू एफ अपान ए, एफ अपान, माउस नहीं वर्क कर रहा सही से, एफ अपान ए, ये आ गया दोस्तों। तो इसकी जो स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपान एरिया एंड इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जैसे कि आप डेफिनेशन नीचे देख पा रहे हैं, प्रतिबल के मात्रक, इसके मात्रक से सारे जो हम क्लियर कर लेते हैं और इसके कितने मात्रक हो सकते हैं। देखो प्रतिबल का जो जैसे जैसे हमारा मीटर बड़ा है, मीटर एक बड़ी यूनिट है, इसको हम और छोटी में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे न्यूटन का हमारा न्यूटन हो गया, हम मीटर को में भी कर सकते हैं, मतलब मीटर को मिलीमीटर भी इसको रख सकते हैं, सेंटीमीटर भी रख सकते हैं और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में भी रख सकते हैं। देखो जो इसका हो जाता है, इसका न्यूटन प्रति इक्वल टू यहाँ पे डाल लो, इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं, इक्वल टू पास्कल। ठीक है दोस्तों, ये इसका पास्कल भी आ जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं, ये भी इसका प्रतिबल का ही मात्रक है, पास्कल। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है प्रतिबल के प्रकार। दोस्तों प्रतिबल कितने प्रकार के हैं यहाँ पे आपको हम इसमें प्रतिबल के हमने डायमेंशन मेंशन करना भूल गए, तो आप लोग इसकी प्रतिबल की डायमेंशन मैं ऐसे बोले दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। जो प्रतिबल की डायमेंशन होती है इसकी, नोट किए दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, प्रतिबल की डायमेंशन जो होती है इसको हम डायमेंशन जब किसी चीज़ की लिखते हैं इसको ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। इसकी डायमेंशन हो जाती है L-1 T-2। ये दोस्तों ये इसकी प्रतिबल की हमारी बीमा हो जाती है। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए आप। नीचे देखते हैं प्रतिबल के प्रकार। तो दोस्तों जो प्रतिबल कितने प्रकार का होता है, बेसिकली तो ये कई प्रकार का होता है, लेकिन इसमें हम 3 टाइप्स में बस प्रतिबल को देखेंगे। प्रतिबल को हमने यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड करके रखा है। हमारा जो पहला है तनन हो गया यानी टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा, इसके बाद फिर संपीड़न हो जाएगा यानी कंप्रेसिव, ठीक है, और इसके बाद कर्तन हो जाएगा यानी शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हेडिंग है प्रतिबल के प्रकार। नंबर 1 पे तनन प्रतिबल, नंबर 2 पे संपीड़न प्रतिबल एंड नंबर 3 पे है कर्तन प्रतिबल। तो हम इसको एक एक करके समझते चलते हैं ये कैसा क्या होता है। तो दोस्तों तनन प्रतिबल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जब किसी मेंबर अथवा बार में, जब किसी मेंबर अथवा बार में, जब किसी मेंबर अथवा बार में, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे ये नहीं होगा। जब किसी मेंबर अथवा बार में अच्छी तनन बल, यहाँ पे ये अच्छी होगा दोस्तों, इसको मैं काट दे रहा हूँ, टाइप मिस टाइपिंग हो गई यहाँ पे हो जाएगा अच्छी हो जाएगा। एक्जियल,
ठीक है। यहाँ पे अच्छी तनन बल लगाया जाता है तो उसके इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिरोधक बल को तनन बल कहते हैं, तनन प्रतिबल बोलते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, सॉरी फॉर मिस प्रिंटिंग। यहाँ पे तनन हो जाएगा, आप लोग तनन कर लीजिए। यहाँ पे तनन नहीं है, तनन है। यहाँ पे तनन प्रतिबल बोलते हैं। जब किसी मेंबर अथवा बार में अच्छी तनन बल लगाया जाता है तो उसके इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिरोधक बल को इकाई क्षेत्रफल पर, यहाँ से आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा, इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिरोधक बल को तनन प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे तनन है, जहाँ पे यहाँ पे तनन कर लीजिए। जहाँ पे ये आकर्षित हो गया, यहाँ पे अच्छी तनन बल है। देखो ये इसका मैंने फार्मूला लिख दिया है, ये इसका फार्मूला है। और ये तनन का जैसे ये है ना, ये जो दिखाएगा यहाँ पे, ये जब जहाँ पे ये एरो लगा होगा, ये वाला ऐसे, यहाँ पे रो इधर को जाएगा ऐसे करके, ऐसे, मतलब वहाँ पे तनन तनन प्रतिबल है, या मतलब टेंसाइल। कुल मिला के ये एरो टेंसाइल को ही प्रदर्शित करता है। और जैसे ये, जैसे अंदर को होता है ये एरो ऐसे होता, तो ये फिर कंप्रेसिव का वो सिंबल हो जाता है, ये कंप्रेसिव को प्रकट करने लगता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग में, संपीड़न प्रतिबल। जब किसी बार अथवा मेंबर में संपीड़न बल लगाते हैं तो जब किसी, यहाँ पे जहाँ पे दोस्तों हमने बार एंड मेंबर मेंशन करके, आप यहाँ पे राड भी बोल सकते हैं। ठीक है, राड, दोनों कुछ भी, बार बोलो या मेंबर बोलो या राड बोलो, वही सेम वही चीज़ है। जब किसी बार अथवा मेंबर में संपीड़न बल लगाते हैं, जब किसी बार अथवा मेंबर में संपीड़न बल लगाते हैं तो इसके इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिरोधक बल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। ठीक है। जब किसी बार अथवा मेंबर में संपीड़न बल लगाते हैं तो इसके इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिरोधक बल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, जैसे ये सिंबल है ना, ये जो ये एरो का अंदर को एरो जा रहा है, इधर से भी अंदर जा रहा है, मतलब इसको कंप्रेस होगा। जैसे इधर से भी फोर्स लगाएंगे, इधर से भी फोर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई कम हो जाएगी एंड मोटाई थोड़ी सी बढ़ सकती है कंप्रेसिव की वजह से। तो दोस्तों जो ये इसके बाद है हमारा शियर है। ठीक है। कर्तन प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल क्या होता है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ। देखो, कर्तन प्रतिबल किसी बॉडी के दो भागों में उत्पन्न होता है। इसको मैं आपको डायग्राम से पूरा क्लियर कर दूंगा समझा के। ठीक है। जो कर्तन प्रतिबल है, इसके लिए हमें दो, क्या है यहाँ पे, दो बॉडी, यानी दो बॉडी की जरूरत पड़ी। सबसे पहली बात ये, हमें कर्तन प्रतिबल के लिए हमें दो बॉडी की जरूरत पड़ेगी। सो आपकी ये दो बॉडी हो गई, मान लिया हमने। ठीक है दोस्तों, एक बॉडी हमारी ये हो गई एंड हमारी दूसरी बॉडी ये हो गई। ठीक है। ये हमारी कोई दो बॉडी हैं और हमने इन पे एक पिन लगा के इनको ज्वाइंट कर दिया यहाँ से। ठीक है, ऐसे, ये यहाँ पे एक पिन लग गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके यहाँ पे ये कोई पिन लगा दी हमने, इस पे हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, ये पिन लगा के, जो देखो पूरा क्लियर इसी से हो जाएगा। जो मैंने फिगर आपको अभी बना के दिखाया ना, पूरा सब इसी से डिफरेंस से पूरी क्लियर हो जाएगी। आप लोग ध्यान से पढ़िए। कर्तन प्रतिबल किसी बॉडी के दो भागों में उत्पन्न होता है जब उसमें स्पर्श रेखी बल, यहाँ पे क्या है, स्पर्श रेखी बल है ना। देखो, स्पर्श रेखी बल क्या है, स्पर्श रेखी बल के कारण इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिरोधक बल को कर्तन बल बोलते हैं। ठीक है। कर्तन प्रतिबल किसी बॉडी के दो भागों में उत्पन्न होता है। एक ये भाग हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, इसको हमने मान लिया ये 1 नंबर हो गया एंड ये हो गया हमारा 2 नंबर हो गया। ठीक है, ओके। दो भागों में उत्पन्न होता है जब उसमें स्पर्श रेखी बल के कारण इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिरोधक बल को कर्तन प्रतिबल कहते हैं। ओके, क्लियर, आई होप क्लियर हो गए। ये जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे फिगर भी यहाँ पे पहले मैंने बना दिया था, मैंने इसको नोटिस नहीं किया, इसलिए मैंने ऊपर भी बना के दिखा दिया था आपको। ये इसका फिगर है। इसी से जब इस पे ये शियर फोर्स लगेगा हमारा, तो ये यहाँ से जो, जहाँ से ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पार्ट, एक ये पार्ट हो जाएगा
पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 देखो यहाँ से इसमें ज्वाइंट है, ठीक है। और जब इसमें इधर से फोर्स लगेगा, ठीक है, इधर से इसे माना शियर फोर्स लगेगा, इधर को ये खींचेगा और ये इधर को, ठीक है। तो ये जो यहाँ से ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। आधा इस पर रह जाएगा, आधा इस पर रह जाएगा और ये दोनों अलग अलग पार्ट हो जाएंगे ऐसे कुछ करके, ठीक है। ये ऐसे इधर आ जाएगा एंड ऐसे ये वाला ऐसे इधर आ जाएगा। ओके, सो ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट है विकृति। विकृति क्या होता है, देखो विकृत एक टाइप का रेशियो होता है, जो होता है इसकी जो लेंथ चेंज होती है उसका और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो होता है। डायरेक्टली मैं बता दिया, यह एक तरह का अनुपात होता है। जो विकृत हमारा होता है यह एक तरह का अनुपात होता है। बीमाओं में परिवर्तन, यहाँ पे जो हमारी बीमा है, जैसे कि हमने मान लिया, जैसे कि हमने कोई रॉड ले लिया यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे जैसे एक रॉड ले लिया, ठीक है। माना ये हमारा कोई रॉड है, ठीक है। ओके, ये रॉड है। अब जब हम इसके लंबाई में देखेंगे तो वहाँ पे हमने लंबाई में कर दिया। अगर जैसे हमने इसका ये देखना है, हमें इसका हमने इसे मान लिया, इसको यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन मैंने बना दिया, क्रॉस सेक्शन इसका। जब क्रॉस सेक्शन देखेंगे यहाँ पे डाया आ जाएगा, यानी डायमीटर हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। और जब इसकी लेंथ देखेंगे तब एल हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसको डिफिनेशन से क्लियर कर लो। यह एक तरह का अनुपात होता है। बीमाओं में परिवर्तन तथा वास्तविक बीमाओं का अनुपात होता है। यह बीमाहीन होती है। जो विकृत होती है इसकी कोई बीमा नहीं होती है, साथ ही इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है, क्योंकि जो विकृत का जो फार्मूला होता है क्या हो जाएगा हमारा, विकृत यानी विकृत को हम ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। स्मॉल ई इज इक्वल टू डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल यानी परिवर्तित लंबाई, ठीक है, यानी परिवर्तित बीमा यहाँ पे है ना। बीमाओं में परिवर्तन तथा वास्तविक बीमाओं का अनुपात होता है। जो इसकी मेन डिफिनेशन है ये इतनी है बस दोस्तों। आप इसको फार्मूला से भी क्लियर कर सकते हैं एंड रट्टा मार के डिफिनेशन से भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से डेल्टा एल अपान एल क्लियर हो गई। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। इसमें क्या है, जो हमारी विकृत होती है वो जो हमारी लेंथ में, जो हमारी लेंथ वेरिएबल होती है, यानी लेंथ में जो परिवर्तन होता है उसकी, यानी लेंथ से हमारा मतलब यहाँ लंबाई ही नहीं, डायमीटर भी इसको हो सकता है एंड जितनी भी हो सकती है, सारी चौड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कुल मिला के परिवर्तित बीमा तथा वास्तविक बीमाओं का अनुपात होता है। ओके, डन। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। बस आज की क्लास में यहीं तक है, आगे की टाइप नहीं है अभी। सो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी यही होंगी, विकृत के प्रकार होंगे। मैं आपको बड़ा बता दे रहा हूँ। विकृत बेसिकली इनको भी हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। जिससे हमारा पहला हो जाएगा तनन विकृत हो जाएगा, फिर संपीड़न विकृत हो जाएगा, फिर आयतन विकृत हो जाएगा, फिर कर्तन विकृत हो जाएगा। सो दोस्तों हमारी क्लास जो है रेगुलर क्लासेस नहीं रहेंगी, वीक में या 3 या 4 क्लासेज हो पाएंगी। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी हम अपनी क्लास स्टार्ट करें आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।